नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और आज हम फोकस करने वाले हैं गोल्ड पर। सोने की कीमत अपने रिकॉर्ड स्तर के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। साल 2024 की शुरुआत में हमने सोना को थोड़ा सा देखा था कि अपनी कीमतों में ना गिरावट आ रही थी ना बढ़ोतरी आ रही थी, लेकिन भाई मार्च खत्म हुआ और अप्रैल की शुरुआत में ये रिकॉर्ड लेवल्स को छूने के लिए बेकरार नजर आ रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में भी सोने की कीमतें लगातार जो हैं अपने हाई लेवल्स को बनाई हुई हैं। गुरुवार को 24 कैरेट सोने की कीमत 69,902 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है, यानी 70,000 से बस कुछ ही दूर हम खड़े हुए हैं। और ग्लोबल संकेतों में भी जिस तरह की मजबूती है उससे यही लग रहा है कि सोने में और बढ़ोतरी होगी। दिल्ली के सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 850 रुपए से उछल करके अब 70,050 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। सोने की इस तेजी को देखकर सबके मन में यही सवाल है कि कीमतें और भागेंगी क्या? क्या किया जाए, खरीदा जाए या नहीं खरीदा जाए? फेस्टिवल से लेकर के शादियों का सीजन, अक्षय तृतीया अगले हफ्ते है, सोने में आपकी रणनीति क्या हो? और बहुत अहम सवाल कि जितने एक्सपर्ट्स कह रहे थे 2023 में कि ये 70 पहुंचेगा, पर किसी ने क्या ये अनुमान लगाया था इतनी जल्दी ये 70 के आसपास होगा? तो अगर अभी 70 पर है तो इस साल के अंत तक कहां होगा सोना? इसी सब सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं HDFC सिक्योरिटीज के कमोडिटीज और करेंसी के प्रोडक्ट हेड अनुज गुप्ता। थैंक यू सो मच अनुज, आज आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। इनफैक्ट अगर आप भी सोने से जुड़ा सवाल, सोने में निवेश करना चाहते हैं या सोने के लेवल्स पर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो अनुज को भेज सकते हैं डायरेक्ट लाइव क्वेश्चन। कैसे भेजिएगा आप सवाल? व्हाट्सएप कीजिए हमें अभी के अभी 9311121874, ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर, या फिर ईमेल कीजिए money9query@tv9.com पर। इसके साथ ही में आप हमें यूट्यूब पर लाइव अगर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स पे जाकर के अपना सवाल लिखिएगा और हम उसे अनुज के सामने रख करके आपको जवाब दिलवाएंगे। तो भेजिए अनुज गुप्ता के लिए अपने लाइव क्वेश्चंस। सोने के इस बढ़ोतरी में आपको क्या करना चाहिए, आपकी निवेश की क्या रणनीति हो, ये सब कुछ जानेंगे आज हम अगले आधे घंटे में। कोविड से लेकर अब तक सोने की कीमतों में ऑलमोस्ट हमने 69% का इजाफा देख लिया है, जबकि सेंसेक्स ने केवल 43% तक का रिटर्न दिया है। तो सोने की कीमतों में इस तेजी को हम थोड़ा सा डिकोड करते हैं। अनुज, आप सोने को एक लंबे समय से ट्रैक कर रहे हैं, इस तेजी की वजह को जरा समझाइए। ये जो हम प्राइजेस को एक रिकॉर्ड लेवल पर देख रहे हैं, कौन से वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सोने को हम देख रहे हैं इतने हाई लेवल्स पर, ऑलमोस्ट 70,000, हालांकि 69,900 के आसपास है, पर आपको क्या लग रहा है, व्हाट आर द रीजंस? प्रियंका जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है और ऐसे में गोल्ड और सिल्वर अपने उच्चतम स्तर पर हैं। तो सभी व्यूअर्स, इन्वेस्टर ये सोच रहे हैं कि अब आगे गोल्ड में किया जाए। तो ऐसे में आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से काफी ज्यादा जो व्यूअर्स हैं उनको काफी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। जहां तक गोल्ड और सिल्वर के जो प्राइसेस हैं, गोल्ड के अगर हम प्राइस फैक्टर की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आता है जियो पॉलिटिकल टेंशन का या अनसर्टेनिटी का। तो हमने देखा पिछले कोविड के बाद से ही अगर आप देखेंगे तो ऐसा अनसर्टेनिटी का माहौल हुआ कि पहले तो कोविड की वजह से हमने देखा कि गोल्ड में एक अच्छी रैली बनी, उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर, और उसके बाद अगर हम अब देखें तो कहीं ना कहीं मिडल ईस्ट में जो वॉर सिचुएशन है वो यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। दूसरा पहलू आता है यूएस के इंटरेस्ट रेट का। हमने 2022 में इंटरेस्ट रेट बढ़ते हुए देखे जो कि करीबन 5-5.5% तक पहुंच गए। अब वही इंटरेस्ट रेट जो है वो कटौती की तरफ आते हुए दिख रहे हैं। रिसेंटली हमने देखा जो फेड चेयरमैन है जोरम पवेल, उन्होंने बोला कि 3 बार इंटरेस्ट रेट इस बार कट हो सकते हैं। तो उसके एंटिसिपेशन में गोल्ड के प्राइस को मूवमेंट मिलता हुआ दिखाई दिया। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वो है सेंट्रल बैंक्स की बाइंग। हमने देखा पिछले 3-2 सालों में ऑलमोस्ट करीबन 2100 टन के आसपास पूरे विश्व के सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड बाय किया है। तो अल्टीमेटली हम देखें तो एक तरीके से हेज अगेंस्ट और बाइंग अगेंस्ट अनसर्टेनिटी और इंटरेस्ट रेट के अगेंस्ट में खरीदारी, और कहीं ना कहीं जो सेंट्रल बैंक की खरीदारी है, ये 3 महत्वपूर्ण कारण ऐसे रहे जिन्होंने गोल्ड को सपोर्ट प्रोवाइड किया। तो कहीं ना कहीं जो एक इन्वेस्टमेंट बाइंग होती है जिसको हम अगर नेट शर्ट में बोले तो वो यहाँ गोल्ड में देखने को मिली। तो हमने लगातार देखा कि सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ा रहे हैं, चाहे भारत का सेंट्रल बैंक हो, चाइना भी इसमें पीछे नहीं रहा है, और लगातार ये सोने को लेकर के इतने एक्टिव रहे हैं पूरे साल
सारे ही सेंट्रल बैंक। अब ये बताइए, सेंट्रल बैंक्स खरीदारी कर रहे हैं तो भाई रिटेल जो है इन्वेस्टर वो क्यों पीछे रहेगा? तो आपको क्या लग रहा है, क्या रिटेल इन्वेस्टर के लिए इस कीमत की बढ़ोतरी के बैकड्रॉप में सोने में अभी निवेश करने का ये सही समय है, या आपको लग रहा है बहुत एक्सपेंसिव है, अभी नहीं खरीदना चाहिए? आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं अनुज? देखिए, गोल्ड का जो इन्वेस्टर है, अब उनका जो इन्वेस्ट करने का तरीका है वो बहुत डिफरेंट हो गया है। मीन्स अगर किसी को फिजिकल फॉर्म में चाहिए तो वो तो हर रेट पे लेते हैं क्योंकि उनको रिक्वायरमेंट है। बेसिकली अब जो डिमांड गोल्ड सिल्वर में या गोल्ड में आ रही है वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट डिमांड हम काफी देख रहे हैं। क्योंकि पहले अगर आप आज से 10 साल पहले जाएंगे तो सिर्फ एक फिजिकल गोल्ड ऑप्शन में होता था जिसमें लोग खरीदारी करते थे। बट आज के टाइम में इतने सारे ऑप्शंस आ गए हैं जहां पर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ज्वेलरी की डिमांड तो है ही, उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड बॉन्ड्स की और एमसीएक्स गोल्ड, ये इतने सारे ऑप्शंस हो गए हैं जो कि इन्वेस्टमेंट के तौर पे है। तो हम अब ये नहीं कह सकते कि खाली गोल्ड जो लोग हैं वो खाली गोल्ड फिजिकल फॉर्म में ले रहे हैं या फिर ज्वेलरी फॉर्म में ले रहे हैं, क्योंकि अब जो इन्वेस्टर का माइंड है वो ज्वेलरी से हटकर गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड बार, इनमें भी जा रहा है धीरे धीरे। और हम देख रहे हैं कि गोल्ड कॉइन, गोल्ड बार की जो डिमांड है वो बढ़ती हुई दिखा रही है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो गोल्ड के अंदर जितने भी प्रोडक्ट है अवेलेबल हैं सभी के अंदर अच्छी खासी डिमांड देखने को मिली है। तो अगर हम एक इन्वेस्टर के बतौर देखें तो मुझे लगता है कि गोल्ड में अभी भी खरीदारी के मौके हैं। और हर लेवल पर हम देखते हैं कि गोल्ड में खरीदारी लौटती हुई दिखती है। तो मेरा तो ये मानना है कि अगर किसी को गोल्ड में इन्वेस्टमेंट अभी तक नहीं किया है, ये लेवल भी अच्छे हैं जहां पर वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे कर सकते हैं। जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हम एक लंबा टाइम होराइजन लेके चलते हैं। ऐसे नहीं है कि हमने आज लिया और कल बेच दिया। वो अलग बात है कि अब पिछले 25 दिनों में गोल्ड करीबन 6,000 पॉइंट चला गया। बट हाँ, इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करते हैं तो हमारा मोटिव एटलीस्ट कम से कम 1 साल तो रहता ही है। तो अगर हमें गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है तो ये लेवल जो है ये भी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे हैं, जहां पर आप स्टैगर्ड वे में इस एसआईपी के फॉर्म में धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो आपका फेवरेट निवेश का कौन सा फॉर्मेट है? क्योंकि जैसे आपने कहा अब ज्वेलरी ही नहीं है, ईटीएफ है, गोल्ड बॉन्ड है, एमसीएक्स में सोना खरीद सकते हैं। सो इन सब में आपका फेवरेट इन्वेस्टमेंट का कौन सा ऑप्शन रहता है? अगर आपसे कोई पूछे तो क्या होगा वो, अनुज? देखिए, फिजिकल तो डेफिनेटली है ही। फिजिकल गोल्ड बार या फिजिकल कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट उनको रखना थोड़ा सा रिस्की रहता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो 2 या 3 प्रोडक्ट हैं वो बिल्कुल क्लियर इंडिकेट करते हैं। अगर किसी को एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड यहाँ पर है, जहां पर हम एसजीपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसमें 5 से 7 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन पीरियड होता है। तो वहां पर आपको गारंटीड रिटर्न भी मिलता है। तो दैट इज अ वेरी गुड वे फॉर इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्गर पीरियड। अगर छोटी अवधि के लिए करना है, मींस हमको अगर 1 या 2 साल के लिए, या हमको बीच बीच में एग्जिट भी करना है या प्रॉफिट बुक भी करना है, तो गोल्ड ईटीएफ है जिसमें आप बाय करके आप एक टाइम के बाद उसको आप एग्जिट भी कर सकते हैं, उसको आप स्टॉक एक्सचेंजेस पे जाकर बेच भी सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है एमसीएक्स गोल्ड, जिसमें अगर हमें थोड़ा सा एक डेरिवेटिव वाला पार्ट यूज करना है, हमको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है या फ्यूचर्स के अंदर हमको ट्रेड करना है और एक एक दो दो महीने के कॉन्ट्रैक्ट्स में हमको ट्रेड करना है, या थोड़ा सा हमको ट्रेडिंग एक्टिविटी बढ़ानी है, या मंदी तेजी, हम अगर हम वेरी ले मैन लैंग्वेज में बोले, मंदी तेजी अगर हमें खेलनी है तो आप एमसीएक्स गोल्ड ले सकते हैं। तो ये जो तीनों प्रोडक्ट हैं ये अपने अपने तरीके से बिल्कुल डिफाइन है कि लॉन्ग टर्म अगर मेरे को ट्रेड लेना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो गोल्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है। अगर मेरे को बीच बीच में एक एसआईपी के फॉर्म में लेना है तो मैं जाकर गोल्ड ईटीएफ ले सकता हूँ। और अगर मेरे को ट्रेडिंग अगर करनी है, थोड़ा मंदी तेजी करनी है, तो आई कैन यूज एमसीएक्स ऑप्शन। तो एमसीएक्स के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो आप डेली बेसिस पर, जैसे हम इक्विटी मार्केट में ट्रेड करते हैं या डेरिवेटिव पार्ट में ट्रेड करते हैं या ऑप्शन ट्रेडिंग हम यूज करते हैं, क्योंकि वहां पर ऑप्शंस के अच्छे वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो अगर मैं थोड़ी तेजी मंदी या ट्रेडिंग वाली कैपेसिटी यूज करता हूँ तो एमसीएक्स को मैं चूज कर सकता हूँ। तो तीनों प्रोडक्ट अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग है और तीनों को ही हम डिमांड के अकॉर्डिंग या यूसेज के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। ओके, सो आपने बिल्कुल एक जो होते हैं ना, आप इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से आपने बिल्कुल सही 3 ऑप्शन बता दिए। लॉन्ग टर्म है, आप बीच बीच में निकालेंगे और ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो। लेकिन भाई इस महीने अनुज देखिए अक्षय तृतीया है, जो कि गोल्ड बाइंग का एक बहुत ही ऑस्पिशियस दिन माना जाता है। फिर शादियों का सीज़न भी शुरू हो जाएगा। अभी कुछ समय ये खड़ मास चलता है जब लोग सोना नहीं खरीदते, तो एक तरह से फ्लड गेट्स खुलने वाले जब लोग ज्वेलरी खरीदने के लिए, फिजिकल गोल्ड खरीदने के लिए बाजारों में पहुंचने वाले हैं। तो आपको क्या लग रहा है, सोना जो है और तेज भाग सकता है क्या? डिमांड क्योंकि बढ़ेगी, रिटेल स्पेस में डिमांड बहुत जोरदार हम देखने वाले हैं। देखिए, डेफिनेटली अक्षय तृतीया एक ऑस्पिशियस डे है। और अगर आप देखेंगे तो जनरली
साल में दो ऐसे दिन आते हैं जिसमें जनरली लोग गोल्ड परचेज करते हैं। एक तो दिवाली का मौसम होता है और एक अक्षय तृतीया, जहां पर लोग ऑस्पिशियस मानते हैं गोल्ड को परचेज करना। जिन्होंने गोल्ड खरीदारी नहीं करी है तो इन दिनों में जनरली लोग परचेज करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो मौके हैं यहाँ पर गोल्ड बाय करना चाहिए। गोल्ड ETF में भी ले सकते हैं, फिजिकल फॉर्म में भी ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी ले सकते हैं। और हमारा ये मानना है कि जनरली इन दिनों में अगर कोई गोल्ड परचेज करता है, या फिर अगर आप एक अगर हम हिस्टोरिकली जाए तो लोग ये बोलते हैं कि अगर आप इन दिनों में गोल्ड परचेज करते हैं तो उसमें आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। वो हम देख भी रहे हैं। अगर आप साल दर साल देखेंगे तो गोल्ड करीबन 10-12% का रिटर्न आराम से दे रहा है। अगर हम पिछले 15 से 20 सालों की बात करें तो मोमेंटम अच्छा खासा है और रिटर्न भी काफी अच्छे खासे। तो हमें लगता है कि अक्षय तृतीया पे गोल्ड अगर लेते हैं तो आगे चलकर अगर हम दिवाली तक भी बात करें तो अच्छे खासे रिटर्न हमें लगता है कि गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। तो अक्षय तृतीया में आप सोने को किस लेवल पर जाते हुए देख रहे हैं? और अक्षय तृतीया के बियॉन्ड अगर दिवाली, आपने दो दो इंस्टेंस बताए, तो जी। आपका क्या भी नजरिया बन रहा है कि तब तक गोल्ड का भाव कहाँ जा सकता है? देखिए, जिस तरह से गोल्ड ने स्पीड पकड़ी हुई है तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि गोल्ड किस लेवल तक आपका जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि एक दिन में हजार हजार पॉइंट की रैली दिखा रहा है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि दिवाली तक आपको, अक्षय तृतीया तक 70,000 के लेवल या 70-500 के लेवल आएंगे तो हो सकता है कि आपको कल ये दिखाई दे लेवल, या फिर आपको हो सकता है कि 3-4 दिन में दिखाई दे। तो वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अभी, क्योंकि मोमेंटम काफी हाई है इस टाइम पे, कहना ठीक है। बट अगर हम दिवाली तक का व्यू लेके चलें तो मुझे लगता है कि 72,000 से लेकर 73,000 तक के लेवल आपको गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। मीन समवेयर अराउंड 2350 से लेकर $2400 तक का लेवल हमें लगता है कि इस साल के ईयर एंड तक आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर हम थोड़ा सा लंबा व्यू लेके चलेंगे तो वो ज्यादा ईजी होगा एक इन्वेस्टर के लिए। ओके, सो साल के अंत तक का हम इसे 73,500 के आसपास जो अनुज लेवल्स जो हैं जो वॉच कर रहे हैं। अनुज, ये बताइए, 2023 में जब अंत हो रहा था तो आपसे हम लोग भी पूछ रहे थे कि भाई कहाँ तक जाएगा सोना? आपको लग रहा था कि पहले ही फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग में ही इस लेवल पर हम सोने पर बातचीत कर रहे होंगे, या आपको लगा था कि इतनी जल्दी हम 70 के पास पहुंच रहे होंगे? देखिए, अगर आप जनवरी फरवरी देखेंगे 2024 का तो वो नेगेटिव था। तो मुझे तो ये लग रहा था कि शायद हो सकता है कि गोल्ड इस बार थोड़ा सा स्लो स्पीड से चलेगा। बट ये श्योर था कि गोल्ड बढ़ेगा जरूर, क्योंकि जो ओके। अनसर्टेनिटी वाला माहौल था और जो इंटरेस्ट रेट वाला माहौल था, उससे ये लग रहा था कि जैसे ही कोई शेड्यूल अगर डिसाइड होगा तो फिर वो रफ्तार पकड़ेगा। और जैसे ही वो शेड्यूल पकड़ा, जैसे शेड्यूल डिसाइड हुआ, या फिर जैसे उन्होंने बोला कि 3 बार इंटरेस्ट रेट कट करेंगे, तो वो गोल्ड ने अपनी स्पीड वापस दिखाई। बट हाँ, मुझे ये था कि एटलीस्ट दिवाली तक ही आपको 70,000 के लेवल दिखाता हुआ चलेगा, क्योंकि हम टारगेट भी यही कर रहे थे कि 68,000 से लेकर 70,000 के बीच के लेवल आपको दिवाली तक देखने को मिलेंगे। बट ये जो जंप इसने दिखाया है तो ये एक बहुत आश्चर्यजनक है कि बहुत स्पीड से जंप आता हुआ दिखाई दिया है। तो कहीं ना कहीं इसमें अगर आप इवेंट्स भी देखेंगे तो इवेंट भी बहुत फास्ट हुए। कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिकल टेंशन बहुत जल्दी से एस्केलेट हुआ। क्रूड के प्राइस $75 से $95 होते हुए दिखाई दिए। डॉलर इंडेक्स जो 107 के आसपास था वो 103 होता हुआ दिखाई दिया। और जो फेडरल रिजर्व का था स्टेटमेंट, उन्होंने बोला कि 3 इंटरेस्ट रेट कट करेंगे, वो भी बहुत फास्ट होता हुआ दिखाई दिया। तो तुरंत ऐसे इवेंट्स बने जिससे गोल्ड को एक स्पीड जो रुकी हुई थी जनवरी फरवरी में, वो एक ही महीने में इन्होंने पूरी कवर करते हुए दिखाई दिया। ऑलराइट, तो एक बार मैं चाहूँगी जो लेवल्स जो कह रहे हैं अनुज दिसंबर तक आएंगे, वो आपको एक बार हम फिर से दिखाना चाहेंगे। हालांकि अक्षय तृतीया तक तो इजीली अनुज को लग रहा है 70 के ऊपर होंगे, पर वो शॉर्ट टर्म में वो आपको एक व्यू नहीं देना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म यानी दिसंबर 2023 तक देखिए, उनका भी आकलन ये है कि सोना जो है वो 73,500 तो पहुंच ही जाएगा जब हम दिसंबर 2024 पे बात कर रहे होंगे। तो कॉमेक्स पे सोना जो है वो $2,400 पर हो सकता है। और चांदी की अगर बात करें तो चांदी का लेवल दिसंबर 2024 तक 84,000। वैसे अनुज, क्योंकि आपने चांदी का भी हमें व्यू दिया है, चांदी भी काफ़ी अच्छी रेस लगा रहा है, सोने को टक्कर देने की तैयारी है। चांदी पर अभी आप क्या व्यू रखते हैं, और चांदी आपको एज एन इन्वेस्टमेंट कैसा लगता है? देखिए, चांदी की अगर बात कर रहे हो तो यहाँ पर मैं थोड़ा चाइना को ऐड करना चाहूंगा। चाइना हमने देखा था दिसंबर तक अंडर परफॉर्म कर रहा था, और अब चाइना के जो PMI के डेटा आने स्टार्ट हुए वो पॉजिटिव हुए। और हमने देखा है कि जितनी भी इंडस्ट्रियल मेटल है, चाहे वो कॉपर हो, जिंक हो, लेड हो, या जो भी इंडस्ट्रियल मेटल है, सभी के अंदर अच्छी खासी डिमांड चाइना की तरफ से देखने को मिली है। और उसका सीधा असर हमने सिल्वर पे आते हुए देखा है। तो जो सिल्वर रुका हुआ था उसके अंदर अब मोमेंटम आते हुए दिखाई दिया है। आप देखेंगे तो सिल्वर का प्राइस 3 साल के उच्चतम स्तर पे आता हुआ दिखाई दिया। अभी हमने पिछले 2-3 दिनों में ही देखा है सिल्वर में काफी अच्छे ब्रेकआउट देखने को मिले हैं। सिल्वर
$27 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखा है। तो 3 साल के उच्चतम स्तर है और बहुत फास्ट रैली हमने सिल्वर में देखी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सिल्वर अब गोल्ड से अंडर परफॉर्म चल रहा है, जिसके अंदर अभी रैली आनी बाकी है। तो मुझे लगता है कि सिल्वर जो है अब यहां से आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा, और सिल्वर की जो मोमेंटम है वो अब गोल्ड से ज्यादा फास्ट होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जितने भी इंडस्ट्रियल मेटल है सभी के अंदर अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। सिंस की सिल्वर भी अब इंडस्ट्रियल मेटल का एक पार्ट है, तो यहाँ पर भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अच्छी खासा मोमेंटम आपको सिल्वर देखने को मिलेगा, और हो सकता है कि दिवाली के एंड तक या ईयर एंड तक आपको 84,000 तक के लेवल सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। ओके, सो चांदी में भी निवेश करने के लिए अब सिल्वर ईटीएफ भी बाजार में, आपको लगता है फिजिकल के मुकाबले सिल्वर ईटीएफ निवेश का आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है? देखिए बिल्कुल, सिल्वर भी जो ईटीएफ है वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सिल्वर को कैरी करना थोड़ा मुश्किल होता है अगर आप फिजिकल फॉर्म में ले रहे हैं। और सिल्वर को एक्सचेंज में आप ले सकते हैं, हालांकि सिल्वर का कोई बॉन्ड अभी तक नहीं है, बट हाँ सिल्वर ईटीएफ एक अच्छा ऑप्शन है, जिसमें एसआईपी के फॉर्म में अगर किसी को लेना है तो 1-1 किलो के फॉर्म में ले सकते हैं। हालांकि एमसीएक्स में सिल्वर माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट है, जो 1 किलो का कॉन्ट्रैक्ट है उसको भी ले सकते हैं और एक्सचेंज से डिलीवरी भी ले सकते हैं। बट आप पेपर फॉर्म में अगर लेना है और एक्सपायरी का कोई फियर नहीं है, तो सिल्वर ईटीएफ जो है वो अच्छा ऑप्शन है खरीदारी करने के लिए। ओके, और सोने के बारे में मैं जानना चाहूँगी। सोने को हमेशा माना जाता है कि ये अच्छा हेज होता है, ये हमेशा जो है आपको अगर इक्विटी ऊपर जा रहा है तो सोना नीचे रहता है, और जब सोना, दोनों ऑपोजिट हैं एक दूसरे के, और इसलिए इसको आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अभी हम देख रहे हैं कि मार्केट्स भी हाई बना रहे हैं और सोना भी हाई बना रहा है, तो आप ऐसे समय में सोने में क्या रणनीति सलाह देते हैं, और किसी के पोर्टफोलियो में सोने का वेटेज आपको क्या लगता है कितना होना चाहिए? देखिए, आज से अगर हम 10 या 15 साल पहले देखें तो जनरली लोग सिर्फ गोल्ड लेते थे यूसेज के लिए। बट अगर हम अब देखें तो जो इन्वेस्टर हैं उन्होंने गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना स्टार्ट किया है। इसका सिंपल सा एग्जांपल है सेंट्रल बैंक की खरीदारी। पिछले 2 सालों में करीबन 2100 टन के आसपास सेंट्रल बैंक ने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। तो इट मीन्स कि अगर सेंट्रल बैंक भी ये मान के चल रहे हैं कि गोल्ड एक हेज है, गोल्ड को फॉरेन रिजर्व में ऐड करना चाहिए, तो अब इन्वेस्टर भी गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं। और हमने देखा है कि ये प्रतिशत जो था पहले 5% के आसपास था, जो बढ़कर अभी करीबन 20% के आसपास हो गया। तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो में 15 से 20% गोल्ड को रखना चाहिए, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो, चाहे वो गोल्ड ईटीएफ के फॉर्म में हो, या फिर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के फॉर्म में। क्योंकि गोल्ड में ये देखा गया है कि गोल्ड एक लंबी अवधि में, चाहे इक्विटी मार्केट ऊपर जाए या ना जाए, बट इट परफॉर्म। अगर आप 2000 सन 2000 से अगर आप इसको वैल्यूएट करेंगे तो निफ्टी और गोल्ड दोनों एक टेंडम में ही चले हैं। जहां निफ्टी जो है ऑलमोस्ट आपके 22,000 के आसपास आती हुई दिखाई दी है, 23,000 के आसपास आती हुई दिखाई दी है, वहीं गोल्ड का प्राइस 70,000 होता हुआ दिखाई दिया है। मोमेंटम कई बार बीच में हेवायर होता है, मगर अगर आप एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखेंगे तो दोनों ने ही एक सेम ट्रेंड में ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई दिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि क्योंकि गोल्ड अगर अनसर्टेनिटी होती है तो हेज अगेंस्ट अनसर्टेनिटी होता है, और जब लोगों के पास पैसा होता है तो एज ए लग्जरी बाइंग, हम इन्वेस्टमेंट बाइंग गोल्ड में देखते हैं। तो मेरे हिसाब से दोनों ही पहलू के अंदर आपको गोल्ड के अंदर जो हम हिस्टोरिकली देख रहे हैं वो ट्रेंड फॉलो होता हुआ दिख रहा है।